कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे यशस्वी राजस्व मंत्री, जिनके नेतृत्व में राजस्व विभाग एक नई दुनिया में नए दौर में पहुंच रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, साइबर तहसील पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने साइबर तहसील का अपना नया प्रयोग नूतन पद्धति से पूरे समाज के सामने प्रकटीकरण का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहाँ जितने मंत्री बैठे हैं संयोग से सभी कमोबेश कृषि और उससे जुड़े हुए परिवार के मंत्रालय के नाते से काम करते हैं। हमारे कृषि मंत्री, राजस्व मंत्री, पशुपालन मंत्री हमारे लिए तो एक तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश के नाते से पूरे कृषि क्षेत्र के आनंद ला रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से किसी प्रकार की व्यवस्थाओं में जनता की सुविधाओं को लेकर के लगातार नित नूतन नए नए प्रयोगों के बलबूते पर सरकार की भावना के अनुसार कदम से कदम मिला के चलते हैं। मुझे लगता है कि वाकई हमारी सरकार में आप सबका मंत्रिमंडल में होना यह सबके लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए भी आनंद की बात है। हमारे कृषि मंत्री, भोले भाले कृषि मंत्री, क्या धीरे से आपने बात कही, मेरे ही पल्ले नहीं पड़ी। मैं ये पूछ रहा कि कृषि अधिकारी आए कहां से, तो आपने कहा वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का पहले पद था। मैंने और पहले क्या कहते थे इनको, क्या कहते थे? अब बताओ कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए अधिकारी का मतलब कोई और होंगे जो अधिकारी का मतलब अहंकार से मन के लेकर के कुर्सी पे बैठे। हम अधिकारी मतलब अधिक कार्य करने वाले बने, ये मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगा। हमें गर्व है इस बात का, यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को देश के प्रधान सेवक के नाते से जानते। हमारे इस बात का गर्व है, हम भी हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के सहित हम अपने अपने दायित्व के अनुसार अपने आप को जनता का सेवक के नाते से काम करते। तो जनता के सेवक हो या अधिक कार्य करने वाले हो, इनके दोनों के बीच में अहंकार नहीं होगा, इस बात की हम मन में संकल्प लें और अपने आप को जीवन के आगे आने वाले मुकाम की तरफ नए संकल्प के साथ बढ़े। एक और मंत्री बैठे हैं, श्रीमान लखन पटेल जी। मैं लखन पटेल जी, लखनलाल तो अलग प्रकार के थे, लेकिन आपके काम बलराम से कम नहीं है, जिस प्रकार से अपने काम को अलग से अंजाम दे रहे हैं। हमारी सभी गौ माताएं, हमारा संकल्प है कि सड़कों पे लावारिस नहीं घूमेगी और अपने जीवन में हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर यद्यपि दूध उत्पादन के लिए पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, 9% की हम दूध की उत्पादन क्षमता के बलबूते पर दुग्ध उत्पादन में हम अपनी गिनती कराते हैं। हमने संकल्प किया है कि 9 से बढ़ा करके इसको 20% तक ले जाएंगे। ये हमारा अपना आज के दौर का ये बड़ा संकल्प है और मुझे इस बात का और आनंद है, गोवंश के नाम पर नगर के अंदर सड़कों पर अलग अलग प्रकार से खेतों में जो लोग समझते हैं कि गौ माताओं से खेती की नुकसानी होती है, यातायात बाधित होता है, स्वच्छता प्रभावित होती है, मुझे इस बात का आनंद है। हमारी सरकार ने संकल्प किया है ये तीनों क्षेत्रों में समान रूप से काम करते हुए अधिकतम दूध की क्षमता के लिए गोवंश को बढ़ाते हुए और हम अपने शहर के अंदर से भी स्वच्छता को प्रभावित करने वाला लावारिस, अपाहिज या इस प्रकार की गौ माता है जिनके कारण से कठिनाई होती है, उठा करके सबको गौशाला में ले जाएंगे। हमारे अपने बीच में से ये बड़ा संकल्प है। भोपाल जैसे स्थान सहित सभी बड़े नगरों में 10-10 हजार की गौशालाएं खोल करके इस संकल्प के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिनके घर गाय वो गोपाल, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो जब अपने देश में इस
भारत की पहचान ही दूध और दही की नदियों के माध्यम से जानी जाती थी। तो हम तो ये मान के चलते कि आज के समय में जब स्वानुकूलता बढ़ रही है तो दूध उत्पादन और दूध से जुड़े हुए उत्पाद क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे कृषि से जुड़े हुए सभी किसानों की आय बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका दूध उत्पादन की। मैं मानकर चलता हूँ कृषि तो हमारे लिए लाभकारी है ही, लेकिन कृषि की आय आने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। लेकिन किसान के हाथ में रोज पैसे रखने के लिए गौ माता का ही तो सहारा रहता है, दूध उत्पादन का तो सहारा होता है। तो हम जब किसानों की आय बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम दूध उत्पादन को बढ़ावा देंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपनी सरकार के माध्यम से न केवल गोवंश को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि उन्नत नस्ल की गौ माताओं को ला करके और यथा योग्य जिस प्रकार से भी घर घर ये जो हमारा संकल्प है कि 1 गाय 2 गाय से काम नहीं चलेगा, 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको हम अनुदान देंगे ताकि वो अपने यहाँ गौशालाओं की बजाय घर घर गाय पाले और गौ माता के माध्यम से डेयरी की स्थापना में अपने घर के लोगों को काम पे लगाए। इसके कई लाभ होंगे। जब गांव-गांव में बिजली पहुंच गई, गांव-गांव में सड़कें बन गई, हमारे लिए पीने के पानी के साथ सिंचाई के संसाधन हो गए, तो स्वाभाविक रूप से गोवंश को रखने में इससे अच्छी अनुकूलता कब होगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। तो स्वाभाविक रूप से हमारे अपने प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है। इसलिए आज के इस अवसर पर जब हम अपने पदों को लेकर के बात कर रहे हैं कि यहाँ हम नियुक्ति पत्र की बात देने की करेंगे, तो तीनों तरह के अलग अलग प्रकार के हमारे उत्तरदायित्व, नए अधिकारी, नए शासन से जुड़ने वाले, हमारे एक तरह से अंगांगी भाव से आने वाले हमारे परिवार के नए सदस्य आज जुड़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नायब तहसीलदार वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नायाब हो गए आप, मैं आपको शुभकामना देता हूं। नायब और नायाब में अंतर होता है। नायाब आपकी प्रतिभा को उत्कर्ष से उत्कर्ष की ओर ले जाए, इस बात का आनंद हमको होगा। और इसी प्रकार से जो हमने बात कही है कि आज 362 की शासकीय कर्मचारी और यही नहीं आ रहे हैं, इनके माध्यम से भविष्य की बड़ी संभावना, विकास का एक संभावना लेकर आ रही है। और खास करके हमारे क्षेत्र के अंदर जब हम अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 25% के आगे तक ले गए हैं, जब कृषि का रकबा आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर पे हो रहा है और हमने तय किया कि 5 साल के अंदर इसको 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने वाले हैं। जब ये संकल्प हमारा है तो स्वाभाविक रूप से हमें सभी प्रकार के प्रबंधन बेहतर से बेहतर करना पड़ेंगे। राजस्व के अधिकारियों की अधिकांश नियुक्तियां करना पड़ेगी। हमारे कृषि अमले का भी इसी प्रकार से बदलाव लाने पड़ेगा। पशुपालन विभाग की बात कही है तो आज हमारे यहाँ पर 70 पशु चिकित्सकों के सहायक शल्य चिकित्सक के पद आए हैं। इसी प्रकार से नायब तहसीलदार 36 है, कृषि विभाग के 256 पद हैं। कुल मिलाकर के 362 पदों की नियुक्ति हो रही। लेकिन मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूँगा, बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारा आपका जहाँ से आप अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण करके आए, बीते 2 दिन पहले हमने महामहिम के साथ मीटिंग की थी और कई सारे ऐसे बाधाओं को, जिन बाधाओं को आपने तो पार कर लिया, लेकिन मन में आपको भी टीस रहती होगी कि हम अपनी क्षमता योग्यता में अपने संसाधनों के बलबूते पर और क्या क्या किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएं। तो जैसे उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने कहा कि वो जमाना गया कि केवल कृषि महाविद्यालय से, कृषि विश्वविद्यालय से कृषि की पढ़ाई होगी। अरे जब हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से हमको अधिकांश लोगों को मौका देना पड़ेगा। ये अलग बात है कि हमारे मापदंडों के साथ, भारत सरकार के मापदंडों के साथ अनुसंधान आदि के सभी कामों को जोड़ते हुए हमारे यहाँ कृषि के दायरे में अधिकांश विद्यार्थियों को आने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए हमने कहा अब केवल कृषि एग्रीकल्चर बीएससी कराने के लिए केवल एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं होगा, हमारे सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अपनी अपनी क्षमता के साथ भारत सरकार के मापदंडों को स्थापित करते हुए बीएससी एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देगी हमारी सरकार। ये संकल्प हमने किया और इसके दायरे खोलने की बात कही। इसी प्रकार से वेटनरी के मामले में भी हमने कहा कि अब विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में
अपने अपने दायरे में केवल एक सब्जेक्ट लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, हमारे सभी प्रकार के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वेटनरी, ये जो चिकित्सा संस्थान है, अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी भूमिका लेकर आ रहे हैं। तो इनकी भूमिका के अंदर हम सबको संभावनाओं का आकाश देना पड़ेगा। हमको संभावना के आकाश में हमारे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए, जैसे उदाहरण के लिए हमने निर्णय किया है कि अगर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपने सभी प्रकार के कोर्स आगे बढ़ाता है तो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोलता है? उसको मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। और हमने कहा वो जाकर सुदूर झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल में मेडिकल कॉलेज खोले और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों को भी लाभ दे और शासन में अपनी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल हमारा वेटनरी कॉलेज जबलपुर अकेला नहीं है। हमने डेयरी साइंस के मामले में भी कहा है कि दूध डेयरी को जब बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और दूध के उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो एक ही जगह से क्यों दूध डेयरी के और सभी प्रकार के प्रशिक्षण के और डिग्री के काम होना चाहिए, इसके भी दायरे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर के सभी नई प्रतिभाओं को अलग अलग क्षेत्र में समान रूप से अवसर मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के इस अवसर पर जब आपको यह नियुक्ति पत्र दिया जा रहा होगा, मैं मान के चलता हूँ अतीत में आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको यहाँ तक आने में अपने परिवारजनों की भी मदद मिली होगी। कहीं किसी को बहन की मिली होगी, किसी को भाई की मदद मिली होगी। यही माता पिता ने अपने श्रम से आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया होगा। उन सबकी आशा अपेक्षा के आधार पर आपने अपना मुकाम पाया है। मैं आपके लिए शुभकामना भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और आपके लिए जिन जिन ने त्याग किया है मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, स्मरण करता हूँ कि उनकी अपनी तपस्या आज सार्थक रूप ले रही है। लेकिन मान के चलिए कि संभावनाओं के आकाश में जहां आप आज आए हैं, यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से और आगे बढ़ना है। जो हम काम कर रहे हैं उसको काम को करते करते आप और अपनी नए प्रकार की भूमिका में आने के लिए मन में संकल्प करिए। जो काम मिले उसको अच्छे से अच्छे करिए और साथ ही साथ नई नई संभावना देखिए। मैं कई नए बहुत सारे ऐसे आईएएस अधिकारी को जानता हूँ, आईपीएस अधिकारी को जानता हूँ और ऐसे कई सारे लोग। वैसे तो मेरे अपने जीवन का अनुभव भी ऐसा ही है। मुझे ध्यान में आता है जब मैंने बीएससी एलएलबी की, मैं पिछली बार भी सुनाया था ये किस्सा। तो मैं पीएससी के चेयरमैन के घर गया था। उनने कहा ये 87-88 की बात है। उन्होंने कहा बेटे आपने क्या किया? तो हमने कहा मैंने बीएससी एलएलबी किया। उस समय मैंने बीएससी एलएलबी किया था। तो बोले आप पीएससी दो? बोला आप ये मान के चलो आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी डिग्री और आपकी जो रिकॉर्ड वो देख के लगता है कि निश्चित रूप से आप भावी डिप्टी कलेक्टर के रूप में होंगे। मेरे मुंह से निकला भाई साहब आपको धन्यवाद, लेकिन मैं नौकरी वोकरी करने वाला नहीं हूँ। मेरे हाथ के नीचे आईएएस काम करेंगे, आप कहाँ चक्कर पड़े डिप्टी कलेक्टर के। मुझे इस बात के लिए कोई मन में अफसोस भी नहीं था, क्योंकि ये बात सही है कि हम अपनी क्षमता योग्यता को, ये बात सही है कि सर्टिफिकेट के माध्यम से दूसरों को बताते हैं, वो आपको दिखाता है कि हाँ आप योग्य हो। लेकिन उससे ज़्यादा तो आप अपनी योग्यता पे स्वयं जानते हैं। आपका अंदर का कॉन्फिडेंस आपको बताता है कि आप किस पिंड के बने हुए। तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी क्षमता योग्यता को जाने और अच्छे से अच्छा करने का संकल्प करें। आप अपने माध्यम से शासन को भी गौरवान्वित करेंगे, शासन के दिए गए उत्तरदायित्व को भी समझेंगे और प्रदेश की उन्नति में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसरों को बेहतर से बेहतर तरीके से भुनाते हुए आगे बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके मूल्यवान शब्द इस भावी प्रशासनिक पीढ़ी का अवश्य मार्गदर्शन करेंगे, जो कि राष्ट्र तथा प्रदेश की उन्नति में कारगर सिद्ध होगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। इसी कथन के साथ अब मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हमारे नवनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से मुकाम अर्जित किया। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी सुश्री प्रियंवदा द्विवेदी को, कृपया वे मंच पर आए एवं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों से अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करें। सुश्री प्रियंवदा द्विवेदी, तालियों से हमारे जो नव चयनित अधिकारी गण हैं उनका कृपया आप लोग हौसला बढ़ाएं।
अब मैं श्री कमलेश वाटी जी को भी बोलूंगी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री उद्योगपति साथी, ऑफिसर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0। लास्ट ईयर हमने वादा किया था कि हम फिर से आएंगे, ज्यादा बड़े रूप में आएंगे और ज्यादा बेहतर रूप में आएंगे। हम तैयार हैं। मैं देख पा रहा हूं कि इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के कोने कोने से और आउटसाइड इंडिया से भी आकर इस कॉन्क्लेव की गरिमा एवं महत्ता को बढ़ाया है। आप सभी का इस प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। आप सभी का इस कॉन्क्लेव में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड नंबर 2, लास्ट ईयर प्रोडक्शन 140 मिलियन टन, बहुत जल्दी हम 160 मिलियन टन पहुंच जाएंगे। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, परंतु हम सब देख पा रहे हैं कि इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। एक स्टील उद्योग अभी काफी टफ टाइम से भी गुजर पा रहा है। इन 2 दिनों के इस कॉन्क्लेव में हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट के विजन 2030 में 300 मिलियन टन कैपेसिटी के लिए क्या हमारे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल, पर्टिकुलर आयरन ओर और कोल की सिक्योरिटी है? क्या हम उस रॉ मटेरियल के लिए लॉजिस्टिकली तैयार हैं? क्या हमको एनर्जी पर्याप्त मात्रा में और प्रॉपर रेट में मिल पाएगा? क्या हम सोलर एनर्जी के टारगेट को पूरा कर पाएंगे? क्या हम रिन्यूएबल एनर्जी के नए सोर्सेस के लिए तैयार हैं? हम चर्चा करेंगे कि रोलिंग मिल्स, फर्नेसेस एंड स्पंज आयरन प्लांट में हम किन नई टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे। हम चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन पर, ताकि हम नई चीजें बना पाएं। जो चीज यहाँ से छत्तीसगढ़ से बाहर जाती है और वापस वैल्यू होकर वापस आती है, वो यहीं बने, डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज लगे, ऐसे में MSMEs की छोटी छोटी इंडस्ट्रियां लग पाएं, उस पर चर्चा करेंगे। आज स्टील मार्केट 2nd और 3rd जनरेशन की ओर चला गया है। एक सेशन उन यंग एंड एनर्जेटिक लीडर्स को डेडिकेट किया गया है। फिलैंथ्रोपी, सोशल एक्टिविस्ट एंड एम्प्लॉय फर्स्ट पॉलिसी के विद्वान, विजनरी एंड पद्मश्री श्री सावजी भाई ढोलकिया को हम सुनेंगे। आज अभी 1 बजे जावेद अख्तर साहब के शायरा अंदाज के साथ हम इस कॉन्क्लेव का समापन करेंगे। कल शाम को 4:30 बजे गाला डिनर में आज रात को मीत ब्रदर्स के साथ लाइव बैंड को भी हम एंजॉय करेंगे। छत्तीसगढ़ 3rd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, जहां 19 बिलियन टन स्टील प्रोडक्शन होता है, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हो चुका है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में स्टील मैन्युफैक्चरिंग को एक नया प्रोमिनेंट प्लेस दिया है और इसे प्रमोट करने के लिए कई इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं। मैं आप सभी उद्योगपति साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ जैसा शांत प्रिय, अच्छे भले लोग और जहां पे प्रचुर मात्रा में खनिज मात्रा, आयरन और कोल, पावर सभी अबंडेंट में उपलब्ध हैं, आप यहाँ आइए। एक सुशासन है यहाँ पर, यहाँ आइए और अपनी इंडस्ट्री का एक्सपांशन छत्तीसगढ़ की धरती पर करें। 2024 स्टील के लिए काफी चैलेंजिंग ईयर रहा है और अभी भी हम स्टील में काफी टफ टाइम देख रहे हैं, परंतु हम सब भी यहाँ जो बैठे हुए हैं वो सब फौलाद के बने हुए हैं। इस चुनौती का सामना कैसे करना है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से संबंधित 4 लाइनों से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा सफल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोच रहे सरल होगा। ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं
तो कल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, लेट्स होप फॉर द बेटर फ्यूचर, बेटर इंडिया। इस 2 दिन के कॉन्क्लेव को, इस नेटवर्क को, इस लर्निंग को एंजॉय करें और इस 2 दिन के बाद हम अगली बार फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार आप सभी की जोरदार तालियां हो जाएं रमेश सर के लिए। एंड लेट मी टेल यू कि हम उनको एक बार स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे बिकॉज ही इज द मैन फॉर हिज अनडाइंग द enthusiasm जिसकी वजह से ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 रियलिटी बन पाया है। तो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। अब आगे बढ़ते हुए लेडीज एंड जेंटलमैन, अलाउ मी टू इनवाइट मिस्टर सुरेश गोयल, चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संभव ग्रुप। टॉकिंग अबाउट संभव ग्रुप, तो संभव ग्रुप आज रायपुर में ही नहीं पूरे इंडिया में अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। And it is because of the dedication and teamwork of Mr. Suresh Goyal that this has happened. और ये हम सभी को सीखना है। Yes, so please put your hands together and let us invite Mr. Suresh Goyal. मैं सुरेश गोयल, संभव प्रेजेंट्स ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 के इस गरिमामय आयोजन में आए हुए अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे बड़े एवं सबके प्यारे सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी एवं हमारे उद्योग मंत्री आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी का, साथ साथ सभी प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारीगण और देश विदेश से पधारे अतिथि वरिष्ठ जन के साथ साथ जिस प्रकार से निर्णय लिया है, आज लगभग 362 प्रकार के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है, जिसमें 256 कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी, इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सकों के 70 पद, राज्य सेवा परीक्षा 2021 के चयनित नायब तहसीलदारों के 36 पद पे नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि पीएससी के भी पिछले 3 वर्ष के अलग अलग प्रकार की परीक्षा इसी वर्ष कराते हुए हम सभी प्रकार के युवाओं की प्रतिभाओं को मौका देने का निर्णय कर रहे हैं। और युवा शक्ति मिशन के माध्यम से 12 जनवरी से जो हमने अपना अभियान लिया है, खास करके लाडली बहनों की राशि का वितरण भी शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील से हम करके ये युवा शक्ति मिशन में युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में रोजगार की, अपने स्वरोजगार की, व्यापार व्यवसाय की, कृषि की, पशुपालन की, अन्य प्रकार के कामों को करते हुए हम सारी संभावनाओं को लेकर के युवा शक्ति प्रदेश और देश के हित में अपनी क्षमता योग्यता से आगे बढ़े, ऐसे अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ महिला, युवा, गरीब, किसान चारों सेक्टर में समान रूप से सरकार काम कर रही। खासकर आज चयनित हमारे सभी बंधुओं को मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करेंगे कि ये इस प्रकार का क्रम लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लाडली बहना की 19 किस्तें सरकार हम दे रहे हैं। हमने कोशिश की है कि बहनों के लिए जितना बन पड़ेगा और भी अलग अलग रोजगार के साधन खड़े करते हुए उनको और भी मौका दे रहे हैं। और कुल मिलाकर के हमारी सबकी भावना है कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण में हमारे त्योहारों को भी जोड़ रहे हैं। इसलिए मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर हमने युवा शक्ति मिशन में युवा के साथ साथ बहनों को भी जोड़ने का प्रयास किया।